Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I'm your facilitator, Faiz Rasool, and this specialized medical program is being hosted and organized by Martin Dow Marker. On the behalf of Martin Dow Marker, we welcome our guest speaker and all the participants. Thank you very much, everyone, for joining us. Today, our esteemed speaker will educate us about diagnosis and management of overactive bladder and UTIs and all other complications associated to UTIs. Now, I would like to briefly share profile of our esteemed speaker. Dr. Imran Qadir is a consultant urologist and serving as a head of urology department at Children's Hospital, Faisalabad. In his discussion, Dr. will share his expertise on disease management, specifically UTIs and overactive bladder. Before starting the session, I would request all the participants to put your mics on mute mode and turn off video cams. During the session, if you have questions, you can write down in the chat box or you can ask at the end of the Dr. Saab's presentations directly to Dr. Saab. Now I would request Dr. Muhammad Imran Qadir to take up the session. Doctor, please over to you. Doctor, over to you. Can you hear me, sir? जी, I'm hearing you. Thank you very much. Assalamu alaikum. मेरी आवाज आ रही? Hello. Yes, fine, sir. Very fine, sir. जी, Assalamu alaikum. I am Dr. Imran Qadir, consultant urologist and pediatric urologist. I am MD, FCPS in urology. Today, the topic of my presentation is overactive bladder and UTI. What is overactive bladder? Overactive bladder has been defined by the International Continence Society (ICS) as urinary urgency. इसमें जो urinary urgency है वो leading है हमारी symptom. इसमें with or without urinary urge incontinence, usually with frequency and nocturia. यानी कि overactive bladder में urgency एक major part है कि urgency इसमें होगी, वो आगे हम define करेंगे कि urgency होती क्या है, कैसे सिम्टम क्या होती है अर्जेंसी की, और अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती नहीं हो सकती ये भी आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फ्रीक्वेंसी और नक्चुरिया को भी एक्सप्लेन करूंगा। इधर राइट पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि एक नॉर्मल ब्लैडर है और दूसरे के ऊपर अर्ज के साइन आए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओवरएक्टिव ब्लैडर। नॉर्मल ब्लैडर जब फिल होता है तो उसके ऊपर फिर कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, उसका डिट्रूजर कॉन्ट्रैक्ट करता है, लाइक डिट्रूजर मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन ब्लैडर इज फुल। और राइट साइड पे आप देखें ओवरएक्टिव ब्लैडर में क्या होता है, डिट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर ब्लैडर इज फुल, यानी कि मिनिमल अमाउंट या स्मॉल अमाउंट जिसके लिए कॉन्ट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए उतनी अमाउंट पे ही ब्लैडर का डिट्रूजर रिस्पॉन्ड कर जाता है कि वो वाइड कर दे, फौरन निकाल ले, यानी कि उसके डिट्रूजर मसल की एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है मिनिमल यूरिन के ऊपर ही। और इसकी आगे रीजंस जो है मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। आगे नेक्स्ट है ओवरएक्टिव ब्लैडर जो है उसकी सिम्टम्स क्या थी। अब अर्जेंसी जो हमने डिस्कस किया, व्हाट इज अर्जेंसी। देखिए अर्जेंसी में ये होता है कि पेशेंट इज अनएबल टू पोस्टपोन द यूरिन, लाइक कंप्लेंट ऑफ ए सडन फोर्सफुल डिजायर टू पास द यूरिन व्हिच इज डिफिकल्ट टू होल्ड। ये आप लेडी राइट साइड पे देख रही हैं, वो उसको यूरिन आया है तो वो भाग रही है, एक सेकंड भी वेट नहीं कर सकती, वो भाग रही है। यही कंडीशन होती है चाहे बंदा घर पे है, दोस्तों में बैठा है, सफर में है, वो कहते हैं कि नहीं बस सब कुछ छोड़ो, मैंने वाइड करना है, और थोड़ी अमाउंट पे उसको एक अर्ज शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आगे है इनकॉन्टिनेंस। इस यहाँ पे अर्ज इनकॉन्टिनेंस है ये, इसमें कंप्लेंट ऑफ इनवॉलंटरी लीकेज अकम्पनीड बाय और इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अर्जेंसी। पेशेंट को अर्जेंसी हुई, उसको अर्ज ऑफ वाइड हुई और वो पोस्टपोन नहीं कर सकता और वो वॉशरूम की तरफ भागता है, जाते जाते उसका रास्ते में अगर यूरिन थोड़ा या ज्यादा लीक कर गया है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सका, वेट हो गया पेशेंट, तो ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस के जिम्मे में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में क्या, कंप्लेंट बाय द पेशेंट हु कंसीडर दैट ही और शी वाइड्स टू ऑफन बाय डे, मोर देन 8 times per day,
सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पेशेंट ने भी वाइड किया और दूसरी दफा वाइड करने वो कब गया। अगर वो कहते हैं जी मैं दूसरी दफा वाइड करने 2 घंटे से बाद जाता हूँ या 2 घंटे, तो इसका मतलब नथिंग, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर 2 घंटे से पहले उसे अवॉइड करना पड़ रहा है तो ये अब इसमें हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है ना उसको फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी लेबल करेंगे कि अभी 4 बजे वो वॉशरूम जा रहे हैं तो नेक्स्ट वो 6 बजे से पहले जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी में आ जाता है ये। और नक्चुरिया जैसे आप जानते हैं कि रात को उठ के वॉशरूम जाना है, कंप्लेंट दैट द इंडिविजुअल मस्ट वेक अप एट नाइट 1 or more times टू वाइट इक्वल टू और मोर 2 or more टाइम्स पर डे। 1 टाइम भी है लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। नक्चुरिया में तो वो भी आ जाता है कि रात को उठना पड़ता है सोते में, ये एक बहुत बड़ी बात है कि रात को नींद खराब होना बाकी सारे मामला, तो ये भी इसके सिम्टम्स में आता है। लेकिन अर्जेंसी में फिर कहूंगा कि इसमें लीडिंग काज है फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जेंसी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, यहाँ पे इनकॉन्टिनेंस की टाइप्स, ये वो इनकॉन्टिनेंस है जो ओकेजनल है। एक होता है ऑल द टाइम वेट, ये वो वाली नहीं है, उसकी टाइप्स उसकी क्लासिफिकेशन अलग है, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कि पेशेंट एट सम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि कुछ देर के लिए वो इनकॉन्टिनेंट हो गया, वो होल्ड नहीं कर सका यूरिन और उसका यूरिन निकल गया, उसकी टाइप्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिन लॉस accompanied by urgency resulting from the abnormal bladder contractions। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन अब नॉर्मल हुई, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर सका यूरिन को, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई और यूरिन लीक कर गया। देखें, ये है अर्जेंट कॉन्टिनेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं राइट साइड पे, देखें जी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ रहा है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये स्ट्रेस ब्रेन का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ये अब्डोमेन के अंदर का स्ट्रेस है। अब्डोमेन के अंदर इंट्रा अब्डोमिनल जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। वो कैसे आ सकता है, वो कफ से आ सकता है, वो लाफिंग से आ सकता है, वो स्नीजिंग से आ सकता है। पेशेंट कहते हैं मैं जी कफ करता हूँ, मैं स्नीज करता हूँ तो मेरा यूरिन लीक कर जाता है, ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। आगे नेक्स्ट चलें, देखिए जी मिक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मिक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में दोनों सिम्टम्स ही होती हैं। पेशेंट ये भी कह रहा होता है कि मुझे अर्ज हुई यूरिन की, मुझे यूरिन की हाजत हुई, मैं वॉशरूम जाता जाता रास्ते में मेरा यूरिन निकल गया। फिर वो कहता है जी मैं खांसी करता हूँ तो खांसी से भी निकल जाता है। तो उसका उसका एक अलहदा नाम है कि मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि अर्ज भी है स्ट्रेस, मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को हम लेबल करेंगे। अच्छा, इसकी प्रीविलेंस क्या है? ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रीविलेंस ऑल ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबली ओवर एक्टिव ब्लैडर इज 11%। ये मच मोर है, देखेंगे बहुत ज्यादा है। इसको पता होना चाहिए हमें मेडिकल प्रोफेशनल्स को कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर पूरी दुनिया में से 11% लोग इसको सफर कर रहे हैं तो इसको ट्रीट भी करना चाहिए हमें और इसके ऊपर तवज्जो भी देनी चाहिए, एक मेजर इशू है। और एशिया में 14% है वो, बाकी पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली से भी ज्यादा बन रहा है। और पाकिस्तान में भी लाइक एशिया 14% प्रीविलेंस है मेल एंड फीमेल की, ये इकट्ठी लिखी गई है यहाँ पे। ठीक है, अब जी ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर रिमेन्स लार्जली अनट्रीटेड। ये देखें ये क्यों अनट्रीटेड है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये ग्रे स्केल आप देखें, ऊपर ग्राफ बार के ऊपर जो ग्रे लाइंस आ रही हैं ये वो हैं जो ट्रीटेड हैं, ये बहुत कम है। और देखें ये पिंक जो लाइंस है वो फीमेल के लिए, ब्लू मेल्स के लिए हैं, और ये अनट्रीटेड है। A large proportion of patients diagnosed with the overactive bladder are not taking medication. First of all, वो जाती नहीं है डॉक्टर के पास, हेजिटेंसी हेजिटेट करते हैं। वो कहते हैं कि हम शर्म होती है, शाइनेस फील करते हैं। पहले तो वो घर वालों को जब बता के जाना है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो घर वालों को भी नहीं बताना चाह रहे होते कि मैं ये मसला है। डॉक्टर के पास जाके भी सम टाइम पेशेंट इतना शाय फील करता है कि वो और बातें करने लग जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरा मसाना कमजोर है, मेरे जिस्म में कमजोरी है, मेरा, यानी कि वो असल बात नहीं बताता कि उसका यूरिन लीक कर जाता है या कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इसमें शाई फील कर रहा होता है कि इवन कुछ पेशेंट ये करते हैं। एंड देन अनट्रीटेड क्यों? पेशेंट डॉक्टर के पास आ गया है, उसको मेडिसिन लिख के देते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट छोड़ देता है ड्रग। पेशेंट को मेडिसिन लिख के दी है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस की वजह से पेशेंट की बाइंग कैपेसिटी नहीं होती, लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज करनी होती, पेशेंट छोड़ देता है। या पेशेंट वैसे ही एडहेरेंट नहीं रहता, कंप्लाइंट नहीं रहता, कुछ ऐसा मेडिसिन लेता है और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर वो मेडिसिन छोड़ देता है। बट इस चीज को हमें देखना है कि इतनी ज्यादा
प्रीवलेंस इतनी ज्यादा, अनट्रीटेड पेशेंट लेफ्ट अनट्रीटेड, वो मेडिकेशन ही लेते। मेन विद ओवर एक्टिव ब्लैडर मोर फ्रीक्वेंटली अनट्रीटेड देन वुमेन। वुमेन का क्योंकि उनका प्रॉब्लम होता है कि वो वेट हो जाती हैं तो उनको सोशली एक्सेप्टेंस उनकी और ज्यादा पुअर होती है, तो उनका होता है चलिए अब ट्रीटमेंट करवा लें। मेल जो है वो ज्यादा अनट्रीटेड है, उसकी और भी बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि मेल यूजुअली उनका काम वर्क प्लेस, उसके सारे प्रॉब्लम्स भी बीच साथ में होते हैं, जिसकी वजह से मेल ओवरऑल जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो कहती हैं कि वो ओवरएक्टिव ब्लैडर में अनट्रीटेड ज्यादा रहते हैं फीमेल के इसमें। ठीक है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज्यादा जो है ना ओवरएक्टिव ब्लैडर इफेक्ट करता है। देखिए, सेल्फ स्टीम पेशेंट की लो हो जाती है, पेशेंट डिस्टर्ब प्रोफेशनल लाइफ, वो जॉब पे है, उसके कोलीग्स, उसके फ्रेंड्स, उसका बॉस, वो सारे देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, कि बार बार वॉशरूम जा रहा है, पेशेंट खुद भी फील कर रहा होता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इवन के समटाइम्स जॉब चेंज करना और रिजाइन तक, यहाँ तक बातें पहुंच जाती हैं। डिस्टर्ब स्लीप, नक्चूरिया जो होता है, पेशेंट को रात को बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सम टाइम घरेलू झगड़े और अलहदगी और इवन के डाइवोर्स तक हमारे पास पेशेंट आए हैं, वो कहते हैं जी हमारी इस प्रॉब्लम की वजह से डाइवोर्स हो गई। मैरिटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, और हम इसको ट्रीट कर दें, इन सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। फैमिली लाइफ इसमें बहुत डिस्टर्ब होती है। देखिए, एक फैमिली है, उसमें एक बंदे को, एक पर्सन को प्रॉब्लम है ओरेक्टिव ब्लैडर की, वो कहीं शॉपिंग पे गया अपनी फैमिली के साथ, वो कहीं सैर पे अपनी वो ड्राइव पे अपनी फैमिली के साथ गया, उनमें किसी एक बंदे को प्रॉब्लम है, या घर पे भी है, तो एक बंदा बार बार वॉशरूम जा रहा है, तो पूरी फैमिली का सर्कमस्टेंसेस, पूरी फैमिली का एटमोसफेयर डिस्टर्ब हो जाता है, तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। सो ये चार सारी चीजें जो है ना, सम टाइम पेशेंट को सुसाइड की तरफ भी लेके जाती हैं, कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इससे अगर हम इसको ट्रीट कर लें प्रॉपर, तो हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर द ओवर एक्टिव ब्लैडर। अच्छा, सबसे पहले डाइटरी है। डाइट पेशेंट की बेटर करनी के किस तरह करनी के, रिड्यूसिंग ब्लैडर इरिटेंट सच एज कैफीन बंद कर दें, अल्कोहल, निकोटीन, हमें इन सब को छोड़ना होगा। पेशेंट को एडवाइस करते हैं छोड़ दें। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियर पेशेंट का चेंज कैसे करना है वो आगे मैं फर्दर स्लाइड्स में बताऊंगा, और ये फर्स्ट लाइन है। पेशेंट हमारे पास आता है तो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक तक हम उसको यानी कि कहते हैं कि ये मेडिसिन मेडिसिन नहीं देनी, बिहेवियर थेरेपी की ये चीजें करें। और अगर आप पेशेंट आपका बहुत ज्यादा वरी कर रहा है, और आप देखते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन नहीं ली, उसके फेशियल इंप्रेशन इस तरह की, मुझे दवाई नहीं दी, तो आप कोई भी मल्टीविटामिन उसको दें, ताकि उसको इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो कि मुझे कोई दवाई दी है। लेकिन उसे बताएं कि बिहेवियर थेरेपी बहुत जरूरी है, सारी चीजों पर अमल करें जो बताई गई। ये फर्स्ट लाइन, और बहुत सारे पेशेंट हमारे इसमें इंप्रूव कर जाते हैं। अच्छा, आगे है मेडिकेशन। सेकंड लाइन, आपने बिहेवियर थेरेपी दी, पेशेंट इंप्रूव नहीं किया, अब आप उसकी मेडिकेशन उसको स्टार्ट कर देते हैं। मेडिकेशन भी आगे हम डिस्कस करेंगे। मेडिकेशन से पेशेंट को कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। आगे क्या करना है, आगे हमने थर्ड लाइन ट्रीटमेंट पे न्यूरोमॉड्यूलेशन पे जाना है, और फोर्थ लाइन में हमारे सर्जरी आती है। ये हमको 500 पेशेंट में से कोई एक पेशेंट में जाते हैं। आप देख लेंगे कितना 0.2% तक हमारा इसमें है कि सर्जरी की नौबत आती है, अदरवाइज ऊपर वाले सारे पॉइंट्स ही हमारे सफिशिएंट होते हैं इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे करनी है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन हमने करनी है पेशेंट की एजुकेशन से, टाइम डिवाइडिंग से, डिलेड वाइडिंग से, डाइट से, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज से। लॉग बुक पेशेंट को एक बनाने के लिए क्या करना है, एक डायरी बनानी। पेशेंट्स कहना है एक डायरी ले, उसके ऊपर वो लिखे टाइम, आज की डेट लिख ले, फिर वो लिखे कि मैं वाइड करने कितने बजे गया, इतने बजे गया। अगर उसका यूरिन लीक करता है, फीमेल पेशेंट है, पैड रख ले। मेल है तो वो भी कुछ ऐसे पैड की तरह रख सकता है कि कितने पैड उसके गीले हुए पूरे दिन में, वो भी नोट करे कि कितनी दफा इनकॉन्टिनेंस का उसको एपिसोड हुआ। ठीक है। दिन में कितनी दफा वो वॉशरूम गया, कितनी दफा उसको अर्जेंसी फील हुई, कितनी दफा नहीं फील हुई वॉशरूम जाने के लिए। ये एक लॉग बुक वो अपनी एक डायरी, ब्लैडर डायरी क्रिएट करे। टाइम डिवाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉयलेट ट्रेनिंग में हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सफर में हैं, कोई दोस्त बैठे हुए हैं, शॉपिंग करने गए, कहीं भी गए हैं, उनको यूरिन आया हुआ है, 3 घंटे से ऊपर हो गया है, वो वॉशरूम नहीं जाते, रोके रखते हैं, लंबा सा रोके रखते हैं।
बच्चों में क्या होता है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ, बाकियों के साथ, और कोई इंटरेस्टिंग चीज उनकी चल रही है, कोई इंटरेस्टिंग सीरियल टीवी पे ड्रामा सीरियल चल रहा है, कोई गेम बच्चा खेल रहा है, उसको यूरिन आया होता है, वो वॉशरूम नहीं जाता, वो बैठा रहता है, खेलता रहता है। इस तरह ब्लैडर के डिट्रूजर के ऊपर लोड पड़ता है और डिट्रूजर इनसफिशिएंट होता है, डिट्रूजर में प्रॉब्लम आता है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने टाइम डिवाइडिंग करनी है, कि पेशेंट से कहना है हर 3 घंटे में पेशाब करें। छोटा बच्चा है तो उन्हें एडवाइस करें कि वो लाजमी 2 घंटे के बाद उसको वॉशरूम भेजें, नोट करें, मदर्स या जो भी केयर टेकर हैं घर पे वो नोट करें कि वो टाइम से वॉशरूम जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है। आगे डिलेड वाइडिंग। अच्छा, डिलेड वाइडिंग में आपको थोड़ी सी सिखाता हूँ, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, गौर से समझने वाली है। पेशेंट को स्लोली 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 उसका वाइडिंग टाइम बढ़ाना है। पेशेंट को कहना है कि जब पहले दिन जो पेशाब है, पहला दूसरा तीसरा, सुबह से लेकर शाम तक पहले दिन जो भी है, पूरा 1 मिनट 1 मिनट वो यूरिन को होल्ड कर ले, यूरिन होल्ड कर लेगा, बैठा रहेगा वहीं पे, बैठे बैठे, ये नहीं वॉशरूम जाए, वहीं पे बैठे बैठे घड़ी की तरफ देखे, होल्ड कर ले, उसके बाद वो वॉशरूम चला जाए। नेक्स्ट डे डेली डिवाइड में नेक्स्ट डे पे 2 मिनट्स कर ले, बैठे वहीं पे, यूरिन की हाजत हुई है, अर्ज है, बैठ जाए, घड़ी की तरफ देखे, अपने रिस्ट वॉच हो, क्लॉक है, उसकी तरफ देखे, और पूरे 2 मिनट तक वो जो है ना रोके यूरिन को। 2 मिनट यूरिन रुका रहेगा, 2 मिनट के बाद वो वॉशरूम चला जाए। फिर नेक्स्ट डे पे 3 मिनट कर दे, सुबह को जो यूरिन आए, दोपहर को आए, शाम को आए, रात को आए, जब भी जो यूरिन आएगा, तीसरे दिन 3 मिनट, चौथे दिन 4 मिनट, 5। पेशेंट एक तो ये कहते हैं कि जी मैं वॉशरूम जाके रोक लूँ, नहीं, वॉशरूम जाके नहीं रोकना, जहां बैठे वहीं पे बैठे बैठे रोकना है। फिर पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मुझसे तो 1 मिनट ही नहीं रुकता, आप मुझे 4-5 मिनट कैसे ले जा रहे हैं। तो उनको यही समझाना होता है पेशेंट को कि पहले जो है ना नहीं रुकेगा, पहले दिन आपको मेडिसिन दी है, पहले दिन 1 मिनट जब रोक लेंगे उस पर अच्छा आपकी अबूर हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो नेक्स्ट दिन 2 मिनट पे रुक जाएगा, 3 पे भी रुक जाएगा, 4th पे रुक जाएगा, और ये रुकेगा। पेशेंट को कन्विंस करें। डाइट आपको बता दी है, निकोटिन बंद करें, चाय उसकी बंद करें, सिगरेट्स बंद करें। पेशेंट से कहें कि अल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो वो ना ले, अल्कोहलिक। इसके अलावा कुछ मेडिसिन पेशेंट ऑलरेडी ले रहे होते हैं, उनसे पूछें सब मेडिसिन ये इफेक्ट्स करती हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, इसको केगल एक्सरसाइज या केगल एक्सरसाइज भी कहा जाता है। ये क्या है? केगल एक्सरसाइज में हमने ये करना होता है कि पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करना होता है। कैसे करेंगे? थाइस के दरमियान पिलो रख लें, पिलो रख के जोर से उसको प्रेस करें। लाइक जो है ना, आप देखें ये पिलो है, पिलो थाइस के दरमियान रखा है, और उसको जोर से यूं प्रेस किया है, 10 सेकंड प्रेस कर फिर लूज छोड़ दें, फिर 10 सेकंड प्रेस कर फिर लूज छोड़ दें। ठीक है। दूसरा है कि एक इलास्टिक ले, मोटे वाली बड़ी इलास्टिक जो होती है वो ले, और वो अपनी थाइस के इर्द गिर्द राउंड उसको बांध ले, और थाइस को खोलें, ऐसे अपार्ट करें, ऐसे ये लाइक ये जैसे मेरे हैंड्स हैं, ये थाई है, तो थाई के ऊपर यहाँ पे रैप कर लिया है, और थाइस को जब खोलना है तो पेल्विक फ्लोर के ऊपर स्ट्रेच आएगा। 10 सेकंड तक रोके रखें यहाँ पे, फिर वापस चले जाए, फिर खोलें, 10 सेकंड तक रोके रखें, फिर वापस चले जाए, फिर 10 सेकंड तक रोके रखें, फिर वापस चले जाए। ये थाइज के साथ आपने करना है, पेल्विक फ्लोर में स्ट्रेंथ थाई। नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्क्वैट्स। पेशेंट ऐसे जो उठक बैठक की तरह जो नीचे बैठेगा, थोड़ा सा बटक नीचे करेगा और उसके बाद ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे, फिर 20 दफा ये करना है सुबह शाम। और लास्ट में ब्रिजेस हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट, कि पेशेंट ऐसे लेट जाता है, टांगे फोल्ड कर लेता है और बटक्स को ऊपर उठाता है, बटक्स ऊपर उठाएंगे, 10 सेकंड रोके रखे, फिर नीचे चलेंगे, फिर बटक्स ऊपर उठाएंगे, 10 सेकंड रोके फिर नीचे चले जाए। 20 दफा ये करना है, सुबह और शाम करना है। ये है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। इससे पेशेंट को बहुत इंप्रूवमेंट आती है, ये अपने पेशेंट्स को लाजमी सिखाएं। बिहेवियर थेरापी हमारा डिस्कस हुआ था कि बिहेवियर थेरापी हम देखेंगे क्या है। लिमिटिंग ब्लैडर इरिटेंट्स, लाइक कैफीन को, अल्कोहल को लिमिट कर देंगे तो इरिटेंट्स नहीं होंगे, तो ये बिहेवियर थेरेपी में आता है। ब्लैडर ट्रेनिंग जो है वो आपको बताई है कि डेली इंक्रीमेंट ऑफ टाइम टू गो टू मिक्सचुरेट, और टाइम डिवाइडिंग ये आपको बता दिया। अर्जेंसी सप्रेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग पेल्विक फ्लोर मसल्स। अच्छा, इसमें ये है कि आप पेशेंट को एक दफा पेल्विक फ्लोर मसल समझा दें कि एक्सरसाइज पेशेंट को समझ नहीं आई, वो इंप्रूव नहीं कर रहा, आप समझते हैं कि पेशेंट ने पिक नहीं किया आपकी बातें, तो आप उसको फिजियोथेरापिस्ट के पास भेज दें।
फिजियोथेरापिस्ट जो है ना फिर उसको करके दिखाएगा, उनके पास स्पेशल टूल्स होते हैं, सारी चीजें। फिजियोथेरापिस्ट फर्दर उसको फिजियोथेरेपी करके इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। मेडिकेशन इम्प्रूव अप्रूव्ड फॉर द ओवर एक्टिव ब्लैडर। एंटी मस्करेनिक ड्रग्स ऑक्सीब्यूटिनिन, टॉलटेरोडीन, सोलिफिनासिन, फेजोटेरोडोन, ये जो है ना मेडिसिन है ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए, जो एंटी मस्करीनिक ग्रुप में से और बीटा 3 एगोनिस्ट है जिसमें मीराबेग्रोन आता है। और लास्ट में है मसल कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिटर्स बोटुलिनियम टॉक्सिन, ये 2013 में अप्रूव्ड हो गई थी एफडीए से, तो अब हम यूज कर सकते हैं बोटुलिनियम टॉक्सिन को भी। जब मस्कुलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट काफी देर से चल रहे हैं, ये पेशेंट्स को हम देते हैं, इसमें ऑक्सीब्यूटिन, टॉलटेरोडोन, सोलिफिनासिन और फेसोटेराडोन है। इनके बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट है, बहुत से साइड इफेक्ट है। कॉमन जो है ड्राई माउथ, पेशेंट को ड्राई माउथ होता है, पेशेंट बहुत इरिटेट होता है, आके बार बार कंप्लेन करता है। अच्छा देखिए, ड्राई माउथ हो रहा है, वो पानी और पी रहा है, वो पानी और पी रहा है, ब्लैडर बहुत ज्यादा फिल हो रहा है, बार बार ब्लैडर फिल हो रहा है, उसके सिम्टम फिर इंप्रूव नहीं कर रहे। जितना आप उसको इधर कर रहे हैं उतने उसको उधर प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ कॉन्स्टिपेशन इससे हो जाती है। पेशेंट से पहले ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं चल रही है, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन चल रही है, उसको कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट दें, पेशेंट को बताएं कि उसका ड्राई माउथ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ताकि उसको पता हो इस ड्रग से। अच्छा, अगला ग्रुप है हमारे पास बीटा 3 एगोनिस्ट। मीराबेग्रोन ये नोवल ड्रग है, नहीं है ये। बीटा 3 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एगोनाइज कर देती है, इनहेंस करती है। ये हम यूरिनरी अर्जेंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंट कॉन्टिनेंस में यूज करते हैं इसको। ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। अच्छा ये देखें, इसमें थोड़ा सा आपको आएगा आइडिया। पहले लेफ्ट साइड पे देखें कि ग्रीन कलर का जो है ये है पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक कंट्रोल। इसमें जो एसिटाइल कोलिन है वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे आके लगती है, तो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होती है जब बंदा वॉइड करता है, ठीक है। और साथ ही पिंक है लेफ्ट साइड के जो ग्रुप है उसमें, पिंक में जो नोरएड्रेनालिन है ये सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक कंट्रोल से आता है, और ब्लैडर के ऊपर जो बीटा 3 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वहां पे आके ये लगता है, तो ये ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है। यानी कि ये दोनों सिंपैथेटिक रिलैक्स कर रहे हैं और पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और मोड ऑफ एक्शन ऑफ ओरेक्टिव ब्लैडर ट्रीटमेंट, ओरेक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, राइट साइड पे देखिए कि जो कोलिनर्जिक कंट्रोल है वो वहां पे जो हम एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स देते हैं वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर के ऊपर आके लग के उसको एंटागोनाइज कर देती हैं, जिससे इनहिबिट ऑफ वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन, जो वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ये देखिए वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, वो ये इनहिबिट कर दिया इसने, वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, नहीं हुई तो ब्लैडर रिलैक्स रहेगा, पेशेंट को अर्ज नहीं होगी। और सिंपैथेटिक पाथवे में क्या हो रहा है, बीटा 3 एड्रेनो रिसेप्टर्स जो हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, वो अपने बीटा 3 जो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, इनहांस कर देते हैं, जिससे इंक्रीज रिलैक्सेशन हो जाती है। यानी कि नॉर्मल में आप सिंपल बोलें तो सिंपैथेटिक ने ब्लैडर को रिलैक्स करना होता है, पैरासिम्पैथेटिक ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। इसकी दो ड्रग्स है, जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके एंटागोनाइज करते हैं, एंटागोनिस्ट अगर दे देंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा ब्लैडर। और इसी तरह सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक ने रिलैक्सेशन करनी होती है, उसको हम एगोनाइज कर देंगे तो हमारी रिलैक्सेशन इंक्रीज हो जाएगी और ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट अच्छी हो जाएगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे एडवांटेजेस क्या है मीराबेग्रोन के मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे। बेटर सेफ्टी प्रोफाइल, नो मोर ड्राई माउथ। देखिए पेशेंट को ड्राई माउथ नहीं होगा, पेशेंट कंप्लायंस एंड इम्प्रूव्ड एडहेरेंस टू द ओरल ब्लैडर, इसी वजह से पेशेंट ड्रग भी लेता रहेगा, एडहेरेंट रहेगा ड्रग के साथ। कन्फर्म्ड इफेक्टिवनेस इन एंटी मस्कुलिनिक डिसकंटिन्यूड पेशेंट, एंटी मस्कुलिनिक पेशेंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं यूजुअली। और इसमें जो है ना पेशेंट ये डिसकंटिन्यू नहीं करता। कैन बी गिवन टू पेशेंट विद कंट्रा इंडिकेशन टू एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स के किसी कंट्रा इंडिकेशन है तो उसमें हम इसको, ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है फिर। और यूएसए में ओरेक्टिव ब्लैडर के लिए बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स जो है ना इसको ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं जी। मीराबेग्रोन वो कहते हैं, तो जाहिर बात साइड इफेक्ट कम है। इसमें हमने देखना होता है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या कार्डिक पेशेंट हैं उनमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस हमने जरूर लेनी होती है।
ड्रग इंटरेक्शन जो है ये इसका बाकी ड्रग्स के साथ कोई खास इतना इंटरेक्शन नहीं है। मिराबेग्रोन इज ट्रांसपोर्टेड एंड मेटाबोलाइज्ड थ्रू मल्टीपल पाथवेज, सल्फोनाइल यूरिया, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, ग्लाइबिनक्लेमाइड, glycoside and talbutamide do not affect the metabolism of mirabegron। तो हम सेफली इसको दे सकते हैं। Mirabegron is a moderate and time dependent inhibitor of the CYP2D6 and a weak inhibitor of CYP3A। ये इसका ड्रग इंटरेक्शन है। अच्छा, बोटुलिनियम टॉक्सिन जो है, बोटॉक्स इंजेक्शन, ये आप राइट साइड पे देखें, पेशेंट के जो है ना सिस्टोस्कोपी है, या हम सिस्टोस्कोप डालते हैं ब्लैडर में, और इससे पहले ब्लैडर को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना। उसके बाद सेंटर वाली स्लाइड पे आप इधर देख सकते हैं, सेंटर वाली स्लाइड में मल्टीपल पॉइंट्स हैं ब्लैक कलर के। ये पॉइंट्स है जहाँ पे सब म्यूकोजल हमने ये बोटुलिन टक्स इंजेक्शन मैंने लेफ्ट साइड पे लगाया हुआ है, ये इंजेक्शन हम फिल करते हैं, हमारे पास इंजेक्शन कैनुला होता है, हम इसी सिस्टोस्कोप के अंदर से इसको डालते हैं, डाल के हम इसको मल्टीपल पॉइंट्स पे सब म्यूकोजल थोड़ा 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 इंजेक्ट कर देते हैं। और सिस्टोस्कोपिकली इंट्रावेसिकल इंजेक्शन करने से उसमें इम्प्रूवमेंट आती है पेशेंट की। 6 मंथ तक पेशेंट बहुत अच्छा रहता है। सम टाइम कुछ पेशेंट्स में 6 मंथ के बाद रीबाउंड इफेक्ट होता है, पेशेंट को सेम सिम्टम्स या वर्स सिम्टम्स फिर स्टार्ट हो जाती हैं। अगर पेशेंट को आप बोटुलिनम टॉक्सिन पे बेचते हैं तो लाजमी उसको बताएं कि 6 मंथ के बाद उसको दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। ये 6 मंथ का ट्रीटमेंट है। पेशेंट, क्योंकि ये कॉस्टली ड्रग है, काफ़ी कॉस्टली है, पेशेंट इतनी कॉस्टली ड्रग ले ले और करवा ले, प्रोसीजर भी कॉस्टली है, उसके बाद पेशेंट को प्रॉब्लम 6 मंथ में दोबारा हो जाती है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप जो है ना, इसमें पेशेंट को काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, न्यूरोमॉड्यूलेशन क्या है? सैक्रल नर्व की मॉड्यूलेशन करते हैं न्यूरोमॉड्यूलेशन, या फिर परक्यूटेनियस टिबियल नर्व की स्टिमुलेशन करते हैं। इट इज इफेक्टिव एंड सेफ इन is safe is effective and safe in patients with overactive bladder syndrome not responsive to the standard medical therapy। हमने पेशेंट को पहले बिहेवियर थेरापी दे ली, उसके बाद पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आई, पेशेंट को हमने उसके बाद मेडिसिन पे ले गए, नहीं इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद पेशेंट को हम बोटॉक्स इंजेक्शन पे ले गए, नहीं इम्प्रूवमेंट आई, पेशेंट की न्यूरोमॉड्यूलेशन कर ली, नहीं इम्प्रूवमेंट आई, तो उसके बाद लास्ट रिजोर्ट हमारे पास सर्जरी रह जाती है। पेशेंट को हम ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी के लिए ले जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी में? इसमें गट को यूज करते हैं। ये आप राइट साइड पे देखें कि आपको गट का नजर आ रहा होगा, फ्लैप, ब्लैडर को बाई वेल्व खोल देते हैं। ब्लैडर, ये नीचे ब्लैडर है, इसको सेंटर से हमने खोल दिया, ऊपर गट का पोर्शन लिया, उस गट का पोर्शन को आपस में जोड़ दिया, लेकिन जो थोड़ा सा पोर्शन लेके गट का, वो ब्लैडर के ऊपर इस तरह जैसे कैप लगाती है उस तरह लगा देते हैं ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और इट मे बी यूज्ड इन इंडिविजुअल्स विच रिफ्रैक्टरी न्यूरोजेनिक ओवरएक्टिव ब्लैडर, particularly in those with poor compliance। In this reconstructive procedure, a segment of bowel is removed from the gut and used to replace the portion of the bladder। ब्लैडर की मेनली हमने कैपेसिटी को बड़ा किया है, जिसमें हमने ऑगमेंट कर दिया है गट को उसके साथ। ओवरएक्टिव ब्लैडर एंड यूटीआई। Urinary tract infection has following symptoms like burning micturition, suprapubic pain, overactive bladder। अब ये देखें कि ओवरएक्टिव ब्लैडर इसमें हो रहा है पेशेंट को यूटीआई में, और साथ ही ब्लैडर पेन और बर्निंग मिक्सचुरेशन साथ हो रही है, साथ फीवर भी हो सकता है, दूसरी चीज़ें नाजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। ये मेन जो चीज़ें होती हैं। और समटाइम ये होता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर ही पेशेंट को है, बाकी चीज़ें इतनी डोमिनेट नहीं कर रही होती, पेशेंट को यूटीआई चल रहा होता है। तो आगे फर्दर जो है ना हम चलेंगे कि हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, यूटीआई है, यूटीआई के साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर है, या ओवर एक्टिव ब्लैडर अकेला है। तो इसमें हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाएंगे। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन इज अ गुड डायग्नोस्टिक टूल to differentiate if there are less than 4 pus cells, if there are no leukocyte estrays on urine complete examination, if there are no nitrite, so the UTI is ruled out कि अब UTI नहीं है। लेकिन
अगर पेशेंट के पास सेल्स 4 से ज़्यादा हैं, अगर उसके यूरिन कंप्लीट में लिकोसाइट एस्ट्रेज आपको मिल रहे हैं, अगर उसके नाइट्राइट उसको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को यूटीआई है। अकॉर्डिंग टू कैसे फिर हमने ट्रीट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम empirical antibiotic therapy only is helpful. क्विनोलॉन्स ग्रुप्स में लिवोफ्लोक्सासिन बहुत अच्छी चल रही है। सिप्रो का जो है ना काफ़ी उसमें रेजिस्टेंस आ गई हुई है। लिवो बहुत इफेक्टिव है। सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप हम दे सकते हैं। इफ symptoms persist then go for the culture and sensitivity, और कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट जो आए उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू कल्चर सेंसिटिविटी हम एंटीबायोटिक दे देंगे। ठीक है। If overactive bladder symptoms are dominating, then add the management of overactive bladder. Start में क्या करना है हमने, overactive bladder है तो यूटीआई है, यूटीआई की ट्रीटमेंट दे देनी है। अब 2 डेज 3 डेज तक देखें तो अगर पेशेंट को सिम्टम्स इंप्रूव कर रहे हैं यानी कि तो दैट्स गुड। अगर इंप्रूव नहीं कर रहे, सिम्टम वैसे ही है, ओवरएक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हैं, तो आप बिला झिझक उसको ओवरएक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट भी साथ दें। तो समटाइम ये होता है कि पेशेंट को ड्यूटी होता है, ओवरएक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती, हाई होते, तो इस कंडीशन में आप ऐसे करें कि पेशेंट की एट ए टाइम मेडिसिन शुरू करें, उसको एंटीबायोटिक भी दें और उसको साथ एंटी मस्क्रिनिक दे दें, बीटा 3 एगोनिस्ट दे दें, मीराबेग्रोन दे दें। ये सारी चीजें पेशेंट को दें ताकि उसको इम्प्रूवमेंट हो। आगे थोड़ी सी ना मैं यूटीआई की प्रिवेंशन पे बात करना चाहूंगा। यूटीआई को प्रिवेंट कैसे करना है? यूटीआई को प्रिवेंट भी ऐसे करना है कि टाइम डिवाइडिंग, वक्त पे यूरिन किया जाए, टाइम से बिला वजह यूरिन को ना रोका जाए, सफाई का खास ख्याल रखा जाए। अब डेली कोशिश करें, फीमेल के लिए भी बच्चों के लिए भी, मेल भी कर सकते हैं कि डेली अंडरगारमेंट्स चेंज करें, डेली ड्रेस चेंज करें, पाजामाज वगैरह डेली चेंज करें। उसको ये नहीं कि आज पहनना है तो कल भी पहनना है, परसों ही तक पहने रखें। सफाई का ख्याल रखें, जेनिटल एरिया जो है उसको अच्छी तरह धोएं, साफ करें। ठीक है। अच्छा, बाथ टब का है, बाथ टब यूज नहीं करना, स्विमिंग पूल यूज नहीं करने। छोटे छोटे स्विमिंग पूल घरों में रखें, बच्चों को उसमें नहलाते हैं, तो कोशिश करें कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम यूटी होता है तो फिर उसमें ना नहाने दें। घर के अंदर जो बाथ टब होते हैं, अगर कोशिश करें उसको कम यूज करें। शावर यूज करें, शावर से ऊपर से नहाएं और टब कम यूज करें। एक फीमेल में होता है कि पोटी की दोई के लिए वो पीछे से आगे की तरफ जो है ना दोई करते हैं, ऐसे नहीं करना, उससे जो फीकल मैटर है वो यूरिन वाले रास्ते में आके यूटी काज कर सकता है। आगे से पीछे की तरफ स्वाइप करें और इस तरह पोटी की जो है ना क्लीनिंग करें। इसके अलावा जो हमारे पास फर्दर एडवाइस हैं आपके लिए कि हम यूटीआई को कैसे प्रिवेंट करना है, उसके लिए टाइट्स अंडरगारमेंट ना, टाइट्स गारमेंट्स ना पहने, लाइक जीन्स, टाइट जीन्स, लेगी जो होती है टाइट, वो नहीं पहने। टाइट्स जीन्स जो है ना वो भी नहीं पहननी, इनको अवॉइड करें। इसको अवॉइड करने से भी यूटी प्रिवेंट होता है। और जब यूरिन करना है, खासतौर फीमेल के लिए, टांगे खोल के अपार्ट करके ऐसे जो है ना अपनी थाइज को ऐसे डिस्टेंट डिस्टेंट रख के तो वो यूरिन करें। बिल्कुल ऐसे थाइज को साथ ऐसे दोनों थाइज आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं, उस तरह यूरिन करने से यूटीआई के चांस बढ़ जाते हैं। ये सारी एडवाइजेस हैं, इन सब पे अगर आप अमल करेंगे तो यूटीआई प्रिवेंट रहेगा। तो ये आज का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और फॉर पेशेंस। अभी क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं होस्ट की तरफ जाता हूँ, तो वो क्वेश्चन उन्होंने नोट कर लिए होंगे, तो वो प्लीज क्वेश्चन करें ताकि हम फर्दर चलें। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Imran Kadir Saab, for a comprehensive presentation and educating us about the overactive bladder and UTIs, its complications and management. I think Dr. Saab has covered all the aspects of the topic, and participants, if you have questions, you can directly ask to Dr. Saab. Yes, participants, any question? Okay, Rasab, in chat box, I have a question from Dr. Imran Mazhar. An old lady, non-diabetic, 20 years, having recurrent UTIs. No getting rid of UTIs for a year, even after giving specific antibiotics according to culture reports. What would be the solution? अच्छा, डायबिटिक, लॉन्ग टर्म डायबिटिक
पेशेंट जो है ना उसमें उनमें एक प्रॉब्लम होता है कि डायबिटिक सिस्टोपैथी डेवलप हो जाती है। डायबिटिक सिस्टोपैथी में ये होता है कि पेशेंट का जो पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, वो ज़्यादा होता है। और होता ये है कि पेशेंट का इसमें लाजमी या पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन देखें। दूसरा समटाइम ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट में फंगल इन्फेक्शंस जो है ना वो भी होती है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई वर्स हो होता है। सेकंड ये है। थर्ड जो है उसमें हम जो है ना पेशेंट को हम देखें कल्चर सेंसिटिव से एंटीबायोटिक देते हैं, पेशेंट इंप्रूव किया, दोबारा यूटीआई हो गया। इन पेशेंट में एक टर्म यूज की जाती है लॉन्ग टर्म लो डोज एंटीबायोटिक थेरापी, जिसे हम ये कहते हैं कि लो डोज में नाइट नाइट टाइम पे उसको डेली दे दे। लाइक आप एक सेप्ट्रॉन जो है सेप्ट्रॉन की टैबलेट, सेप्ट्रॉन डीएस नहीं देनी, दूसरी सिंपल सेप्ट्रॉन नाइट पे आप पेशेंट को दे दें, डेली नाइट पे वो लेती जाए तो उसमें यूटीआई प्रिवेंटेड रहेगी। क्योंकि देखें उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी में और डायबिटिक सिस्टोपैथी में ये होता है कि ब्लैडर के जो है ना वेस्कुलरोपैथी भी हो जाती है, ब्लड सप्लाई बहुत कंप्रोमाइज होती है। हम एंटीबायोटिक देते हैं वहाँ पे वेस्कुलेचर ही उसका बहुत पुअर है, वेस्कुलेचर पुअर है तो वहाँ पे हमारी ड्रग ही नहीं पहुंच रही। और सेकंड ये है कि पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन जब ब्लैडर के अंदर होता है तो फिर भी हमारी जो मेडिसिन है वो इफेक्ट नहीं करती, फिर हमें बहुत ओवर हाई डोज समटाइम देनी पड़ती है ताकि हम उसमें जा सकें कि डायबिटिक पेशेंट को इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें अगर आप देखें पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन अगर 100 से ज्यादा आपको मिल जाते हैं डायबिटिक में तो उसको सीएसी जरूर सिखाएं। सीएसी उसको सिखाएंगे तो वो इम्प्रूव किएगी। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैंने कुछ लिटरेचर्स थे, कुछ रिसर्चेस में देखा था कि विटामिन B12 जो है या B1 B6 एंड B12 ये विटामिन और कैल्शियम और गैबापेंटीन ये कॉम्बिनेशन देने से ना थोड़ी सी डायबिटिक सिस्टोपैथी में इम्प्रूवमेंट आती है और उनको फर्दर जो है ना ये प्रॉब्लम्स कम होती हैं। बाकी जो प्रिवेंशन मैंने लास्ट पे आपको बताई है कि पेशेंट के पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है ये सारा कुछ, क्योंकि यूजुअली इतने लंबे डायबिटीज जिनकी चल रही होती है वो थोड़े से निगलेक्टेड भी सम टाइम होते हैं, तो उस पर्सनल हाइजीन का उनको इनकरेज करना होता है। तो ये सारी चीजें करें, इससे इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा। जी Participants, any question? Any question from participants? ओके डॉक्टर साहब, एक आजकल जैसे समर सीजन है तो यूटीआईज जी यूजुअली समर सीजन में बहुत हायर साइड पे रिपोर्ट होते हैं। जी जी तो जी कॉमन पर्सन्स के लिए आपका कोई मैसेज है कि वो किस तरह यूटीआई से प्रिवेंट कर सकते हैं? हम्म। देखिए ये जो आजकल के सीजन में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और ये स्वेटिंग की वजह से ही जो है ना स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग ये सारा कुछ। तो एक तो एक्सेसिव स्वेटिंग से आपने इज्तनाब करना है। सेकंड देखिए बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई है ना तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, फ्लूइड डेफिशिएंसी डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे पास ये होता है कि जो हमारा यूरिन बना होता है उसकी वो कंसंट्रेटेड होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है। वो हाईली कंसंट्रेटेड से जब वो हम वाइड करते हैं तो एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है ड्यू टू हाई एसिड। उसकी पीएच बहुत कम होती है तो हमें बर्निंग फील होती है। तो उसमें एक तो वाटर इनटेक एडिक्वेट रखें और स्वेटिंग ज्यादा ना होने दें, कोशिश करें कि जरा थोड़ा सा कूल टेम्परेचर में रहा जाए। और इसी स्वेटिंग की वजह से ही फिर जो है ना गारमेंट्स जो है ना अंडर गारमेंट्स को 2 दफा चेंज कर लिया जाए। तो ये बहुत अच्छे एडवाइसेस हैं, इनके ऊपर अमल करें। मैं अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ तो उनको बहुत इंप्रूवमेंट होती है इससे। जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है असद अली का। ये पूछ रहे हैं कि 7 to 12 year old pass out urine during sleep, is that overactive bladder? देखिए ये जो ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ना सबको बताना चाहूंगा। जो ड्यूरिंग स्लीप है ना वाइड कर देना ओनली ड्यूरिंग स्लीप, आइसोलेटेड सिम्टम अगर हो तो इसको हम नक्चुरनल एन्यूरेसिस कहते हैं, या सिंपल हम अगर स्ट्रीट लैंग्वेज में कहें तो उसको बेड वेटिंग कहते हैं। तो ये इरेक्टेबल ब्लैडर नहीं है
और 7 to 8 years तक होता ये कि 3 years में 15% बच्चे, 3 years से पहले तो तकरीबन 90% बच्चे वाइड कर रहे होते, बिस्तर पे कर रहे थे। 3 years से लेके 4 तक 15% बच्चे कम होते हैं, 5 साल तक और 15% इम्प्रूव कर जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं 15% बच्चे 15 साल की उम्र में जाके बेड वेटिंग छोड़ते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये यानी कि कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आपने उसको बताना है कि डैडी ये नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम मैसेज कर वाली दी है, बात नहीं फोन कर है, दी इन्फेक्शन एंड डिजीज है। तो क्या बात इसमें भी करना आपने जो है पांच जेदे लो ना कर दी किसे मोबाइल तो कर www.euroclinics.com है, वहाँ पे जो है ना आप जाते हैं तो वहाँ पे मैंने इसके ऊपर बहुत लिटरेचर, अच्छा लिटरेचर रखा हुआ है, मेरी वेबसाइट है। बाकी मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी बच्चों के बेड वेटिंग के ऊपर बहुत डिटेल से वीडियोस बनाई हैं, वो भी शेयर करूंगा। तो बाकी जो आप जो होस्ट हैं हमारे, इनको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, वो फर्दर आपको जो है ना भेज देंगे, इसके मतलब जो वीडियोस भी हैं और लिटरेचर भी है कि कैसे ट्रीट किया जाए। बाहर ये बेड वेटिंग है, उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें कहेंगे प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो ट्रीटमेंट यूजुअली इससे इम्प्रूवमेंट आ जाती है। समटाइम टोफरनलिन देते हैं, टोफरनलिन से भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। डॉक्टर साहब, बच्चों में यूटीआई को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा एंटीबायोटिक है आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमारे पास बच्चे, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। हेलो, जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा देखिए, न्यू नेट से जी जी प्लीज, मैं न्यू नेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू नेट्स जो हैं उनमें जो है ट्राइमेथोप्रिन एंड एमोक्सिसिलिन, ये 2 माह के बच्चों को ये हम देते हैं। उसके बाद फिर हम जो है ना उसके बाद हम पेशेंट को सेप्ट्रान पे ले जा सकते हैं, उससे बड़ी एज के बच्चों को, और साथ हम उनको ले जा सकते हैं ऑगमेंटन पर। और जो टोडलर से अबव चले जाते हैं बच्चे, उनको फिर हम सेफिक्साम लाइक कैरिसिफ देते हैं। और अगर उससे इम्प्रूवमेंट ना आ रही हो तो फॉस्फोमाइसिन भी, जो बच्चों में सेफ है। तो इसमें अभी लेटेस्ट रिसर्चेस कुछ आई हैं कि क्यूनोलॉन्स बच्चों में, कुछ रिसर्चेस भी उन्होंने कहा है कि सेफ है, लेकिन पुरानी जो रिसर्चेस हैं, हमारे टीचर्स तो यही कहते हैं कि क्यूनोलॉन्स बच्चों में ना दें, लेकिन अभी लेटेस्ट जो रिसर्चेस आ रही हैं, और सकता है कि हमारे नेक्स्ट गाइडलाइंस में भी आ जाए कि क्योंकि क्यूनोलॉन्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। बड़े बच्चे जो 10 साल से ऊपर होते हैं उनमें तो क्यूनोलॉन्स बड़े बेस्ट रहते हैं, बच्चों में इस तरह है, बड़ों में थोड़ा सा डिफरेंट है। थैंक यू। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, जो ट्रीटमेंट है उसकी समरी डॉक्टर तस्नीम है ये पूछना चाह रहे हैं कि यूटीआई में और उसके बाद ओवर एक्टिव ब्लैडर में जो ट्रीटमेंट है उसको आप समराइज करेंगे? डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? जी प्लीज करूंगा। पेन है, उसको बर्निंग है, साथ उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर है। ओवर एक्टिव ब्लैडर का बहुत, यानी कि ओवर एट द स्पॉट साथ एंटीबायोटिक देना है, एम्पिरिकल थेरेपी एंटीबायोटिक दे दें, लिवोफ्लोक्सासिन दे दें। और साथ आप उसकी फीमेल है तो फर्स्ट फॉर्म जो है ना उसको एंटीबायोटिक आपने दे, कल्चर के चक्कर में नहीं पड़ना, फॉरन एंटीबायोटिक देनी है। और अगर वो उसको साथ एंटी क्लिनिक ड्रग लाइक है। पेशेंट अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप मिराबेग्रोन दे दें एंटीबायोटिक्स के साथ। पेशेंट का आप देखते हैं, पेशेंट आपके पास दोबारा आ जाता है 5 डेज के बाद, 7 डेज के बाद, कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, सिम्टम्स वैसे ही परसिस्ट कर रहे हैं। तो आपने साथ उसको फिर उसके एंटीबायोटिक रोक लेने हैं और कल्चर सेंसिटिविटी करवानी है। जितनी देर एंटीबायोटिक रोके रखने हैं, आप उसको लाजमी तौर पे
जो है ना सोलिफिनासिन दे दें और साथ मीराबेग्रोन अगर ऐड करना चाहते हैं तो दोनों कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, अलग-अलग भी दे सकते हैं, ताकि उसके सिम्टम्स वर्स ना हो। 3 डेज के बाद आप उसको जो है ना कल्चर करवाएं, कार्डियो कल्चर आप ये कर लें। सेकंड जो इसमें योगर्ट है उसका बहुत अच्छा रोल है, लेमन का बहुत अच्छा रोल है यूटीआई को प्रिवेंट करने में। उतने दिनों में आप योगर्ट या जब आपका पेशेंट का गैप होता है कि जब आप मेडिसिन नहीं ले रहा, एंटीबायोटिक नहीं ले रहा, और जाहिर बात है पेशेंट तो फ्रस्ट्रेट होता है कि वो 40 इस मामले में आप योगर्ट की चीजें उनको दें तो उससे इंप्रूवमेंट आएगी। यही गाइडलाइन है, यही जो है रिकमेंडेशन है। प्लीज participants, any other question? डॉक्टर अहमद मोहम्मद अहमद साहब पूछना चाह रहे हैं, इज देयर एनी रोल ऑफ लेक्सोटानिल और लाइक ड्रग्स इन ओवरएक्टिव ब्लैडर? इसमें देखिए जो टोफनानिल है ना उसका रोल है, एसएसआरआई जो है उनका रोल है ओवर एक्टिव ब्लैडर में, ये इफेक्टिव है, लेकिन वो यानी कि उसकी एफिकेसी लो है। पेशेंट्स को बच्चों में यूजुअली जैसे हम टोफनानिल देते हैं तो वो ओवर एक्टिव, बड़ों में भी आप दे सकते हैं, तो इसका है। और सेकंड, ओवर एक्टिव ब्लैडर की जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 30% पेशेंट्स ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ जो आते हैं उनकी जो रीजन होती है वो स्ट्रेस होती है। इसका इन ड्रग्स का ब्लैडर के ऊपर भी इफेक्ट है, ये कि इसका इफेक्ट है ओवर एक्टिव ब्लैडर की ट्रीटमेंट। सेकंड, जो ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस है, माइंड में स्ट्रेस है, उसकी वजह से कुछ लोगों को ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, उनकी वजह से कुछ लोगों को अर्जेंसी चल रही होती है। और तो जी बाकी रोल है, दोनों तरफ से रोल है, ब्लैडर के ऊपर भी रोल है जो उसकी काज है, अगर टेंशन एंजाइटी काज है, ये सारी चीजें हैं तो फिर भी रोल है, दोनों तरफ। डॉक्टर तस्नीम ये पूछना चाह रहे हैं कि सक्सेस रेट क्या है ट्रीटमेंट का? ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट ऐसे है कि पेशेंट यूजुअली, अगर तो जो हमने ट्रेनिंग बताई है ब्लैडर ट्रेनिंग, अगर तो ये ट्रेनिंग करते रहते हैं तो अगर ये ट्रेनिंग हम कर रहे हैं ब्लैडर ट्रेनिंग, एक पहले दिन 1 मिनट रोका, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, तो जब ड्रग छोड़ेंगे तो हमारे पास मोर देन 50% चांस है कि पेशेंट का ब्लैडर हैबिटेट हो चुका होगा कि वो अब कंट्रोल कर रहा है। और अगर हम जो है ना नहीं दे रहे उनको ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे, पेशेंट ड्रग लेगा, ड्रग से वो इम्प्रूव कर जाएगा 15 डेज 20 डेज 30 डेज, जितने दिन मेडिसिन लेता रहे इम्प्रूव कर जाएगा। आपने ब्लैडर कंट्रोल या एक्सरसाइज को नहीं सिखाई, वो जैसी मेडिसिन छोड़ेगा दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा आपके साथ आके, वो आर्गू करेगा जी डॉक्टर साहब मेडिसिन लेता हूँ तो ठीक रहता हूँ, ये चीज है। लेकिन मीराबेग्रोन जो है ना, अगर आप उसको पेशेंट को 3 मंथ्स के लिए रेगुलर देते जाते हैं ना, तो उसके बाद उसके रिसेप्टर्स के ऊपर एक परमानेंट चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से उसके ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये एक है इसमें कि वो पेशेंट को लॉन्ग टर्म दे देते हैं इस तरह के पेशेंट में। तो एफिकेसी ऐसी है कि हमारे पास 30% पेशेंट बिहेवियर थेरेपी से इम्प्रूव कर जाते हैं, और बाकी जो 20% उनके अलावा है, 25% जो है ना मेडिकेशन से इम्प्रूव करते हैं, उनमें से 10% को बटुलिनियम देनी पड़ती है, बाकी 10% अभी सर्जरी पे जो जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो रिकरेंस इसमें हो सकती है पेशेंट को। रूट काज आप देखें क्या है, अगर यूटीआई रूट काज है, यूटीआई ना होने दें। अगर रूट काज उसका जहनी तनाव है, स्ट्रेस है, मेंटल एंजाइटी, ये प्रॉब्लम है, तो को प्रिवेंट करें, बिहेवियर चेंज करें, ये चीजें हैं। इन चीजों को इम्प्रूव करेंगे तो रिकरेंस नहीं होगी, वरना ये पेशेंट यूजुअली रिपीट करते हैं और दोबारा बार बार आते भी होते हैं जी। Okay, other question from Dr. Muhammad Ahmed. Please explain the correlation of overactive bladder and PME. जी, ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड पी पोस्ट PME. Yeah. ये पीएमई क्या है?
Dr. Mohammed Ahmed Sab. Dr. Sab, can you hear? Mohammed Ahmed. Premature ejaculation, PME. Premature ejaculation. एक मिनट. अच्छा, इसमें ये है कि और ये दोनों देखिए, एक रीजन है स्ट्रेस. अगर किसी बंदे में स्ट्रेस है ना, तो उसको ये दोनों प्रॉब्लम होंगे. उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर भी होगा, उसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी होगी. इसका कंट्रोल ब्रेन में है. दोनों चीजों का कंट्रोल ब्रेन में है. ओवर एक्टिव ब्लैडर, ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे हैं, ब्रेन से ब्लैडर को कंट्रैक्ट कर रहे हैं. कि जैसे आप सिंपल एग्जांपल हम देते हैं कि जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हमें जो है ना वॉशरूम बार बार आ रहा होता है. हम आगे पेपर देने बैठते हैं, फौरन वॉशरूम आ रहा होता है. कुछ लोगों को हम में से प्रॉब्लम होती है. तो क्योंकि ब्रेन स्ट्रेस ले रहा होता है, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर हो रहा है. और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का भी रोल ब्रेन के साथ ही है. ब्रेन के अंदर अगर स्टिमुलस बहुत हाई होता है कि इरेक्शन के बाद फौरन एजैकुलेशन हो जाती है विद इन 30 सेकंड, तो उसमें जो है ना ये कोरिलेशन है, दोनों ब्रेन की तरफ से हैं, दोनों स्ट्रेस की वजह से होते हैं. तो इसको अगर हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो दोनों चीजें इकट्ठी ही ठीक हो जाती हैं. ये है इसका कोरिलेशन. जी. Thank you very much, Dr. Saab, for explaining every question. Participants, this program was arranged and hosted by Martin Marker. Thank you very much, everyone, for your active participation. In the end, we would like to pay special thanks to Dr. Imran Qadir for his precious time and briefing us and our participants about the disease management. We're highly obliged, sir, and hope to have such type of meetings again with you. Thank you very much Thank- again for your presentation. Participants, also thank you very much. And Dr. in the end, if you have any closing remarks, you can add here. My closing remarks is that के ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं. इस तरह ये भी वेबिनार शुरू हुए हैं, इससे बहुत बेहतर जो है ना नॉलेज डिलीवर किया जा सकता है. इस तरह की एक्टिविटीज़ मार्टिन डव ने की है. मार्टिन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने इनकी देखी हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मार्टिन डव को और बाकी जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो जो कर रही हैं. ये बहुत अच्छा है. मेडिकल एजुकेशन जो है इसको इम्प्रूव करना चाहिए, हम कर रहे हैं. और कीप इट अप. आप इसी तरह इन चीज़ों को कंटिन्यू रखें. और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस तरह अरेंज कर रहे हैं. और कन्वेंशनल तरीके से लाइक आप पहले जीपीज से कहते थे, डॉक्टर से कहते थे, कंसल्टेंट से कहते थे कि आए जी फलां जगह पे हम इकट्ठे होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाएं या फलां रेस्टोरेंट में या फलां रूम में आ जाएं, वहाँ पे हम आपको लेक्चर देंगे. वो डॉक्टर जो है वो मूव करता था अपने स्टेशन से, वहाँ पहुँचता था, वहाँ पहुँच के उसको ट्रैवलिंग का टाइम ज़ाया होता था. अभी ये है कि अभी कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, कहीं पे भी है, इवन कुछ लोग ट्रैवलिंग पे भी वो यूज़ कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं. अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, साथ देख रहे हैं. कुछ अपने वर्क प्लेस पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटी, बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है. उसमें तो हम तकरीबन मैंने मल्टीपल टाइम्स इस तरह लेक्चर्स दिए हैं आके कॉन्फ्रेंसिस पे, जो 30 to 40 पे डॉक्टर्स आते हैं, वहाँ हम लेक्चर देते हैं, 50 तक आ जाते हैं, 100 तक. लेकिन इसमें हम इवन के बियॉन्ड हम 500 और 1000 तक भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इसको अरेंज किया है. आप और मेरा नेक्स्ट मैसेज ये कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स के साथ लाजमी कंटिन्यू करें. और लास्ट में थैंक यू वेरी मच. Dr. Thank you very much for acknowledging the Martin Dawes effort towards knowledge sharing. I'm sure कि हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो आपकी एक्सपर्टीज से बेनिफिट लिया होगा उन्होंने. एंड जैसा कि आपने कहा कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इस किस्म की मीटिंग्स को अगेन रन करना चाहेंगे आपके साथ. और आपसे हम चाहेंगे कि आपको डिफरेंट टॉपिक्स जो कि आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड हो वो आप हमारे साथ शेयर करें. एंड अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. Participants, thank you very much and hope to see you in our next webinar. Until that, stay safe and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz to everyone. Allah Hafiz to everyone.